नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस हिस्ट्री सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में गांधी जी के बारे में राष्ट्रवाद पर बात किए थे। राष्ट्रवाद होता क्या है, गांधी जी का आगमन, इस पर भी हम लोग देखे थे, डिस्कस किए थे। ये गांधी जी भारत में कब आते हैं और इनका मिशन क्या होता है, क्या क्या आंदोलन करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। लेकिन लेकिन इस चीज को देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि भारत का जो विभाजन होता है किन किन कारणों से होता है। मतलब व्हेन, व्हाई और हाउ। तो ये जो तीन क्वेश्चन बनता है, कब, क्यों, कैसे, यानी भारत का विभाजन कब होता है, क्यों होता है और कैसे हो जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और आपसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर वीडियो थोड़ा फास्ट या स्लो हो रहा है तो आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और अभी मेरी आवाज़ को थोड़ा आप थोड़ा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अभी मेरा आवाज़ जो है ना, अभी मेरे को बुखार हुआ है, तो मैं उस बुखार में भी आपके लिए वो लेक्चर बना रहा हूँ, ताकि आपको ये जो सीरीज चल रहा है आपको वो वीडियो मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विभाजन और स्वतंत्रता। देखिए, हम लोग डेट वाइज शुरू करेंगे। 1905 से हम लोग देखेंगे, 1905 से देखेंगे, और ये 1905 से 1947 तक ये सभी चीज़ अटेंड करेंगे वीडियो में। अगर वीडियो लंबा होता है तो इसका सेकेंड पार्ट भी आ जाएगा, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो मैं भी चाहता हूँ कि लंबा ना हो। तो चलिए, 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है। 1905 में करजन का शासन होता है। उस समय 1905 में करजन के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। और ये होता ही क्यों है, देखिए, अंग्रेजों का जो एक पॉलिसी था, और ये पॉलिसी है ना, ये सब पर अप्लाई करते थे। जैसे कि डिवाइड एंड रूल का, डिवाइड डिवाइड एंड रूल का ये जो पॉलिसी था ना, ये सब पर अप्लाई करते थे। और ये जो पॉलिसी था, डिवाइड एंड फूट डालो राज करो का, ये पॉलिसी अपनाकर ही उस चीज को राज करते थे। उनका मकसद क्या था कि प्रशासन के नाम पर, ये केवल प्रशासन के नाम पर, मतलब प्रशासन को मैं संभालूंगा, रूल रेगुलेशन जो होगा पब्लिक में वो मैं देखूंगा। तो इसके आधार पर ये केवल धर्म के आधार पर ये विभाजन करना चाहते थे। जैसे हिंदू मुस्लिम में ये हिंदू मुस्लिम क्या करते थे, हिंदू मुस्लिम में ये विभाजन करवाना चाहते थे। इनकी जो एकता है हिंदू मुस्लिम की, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर ये तोड़ना चाहते थे, और होता भी है। परिणाम हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि जो स्वदेशी आंदोलन तो तेज हो गया था। 1905 से पहले जो स्वदेशी आंदोलन था, भारत के लोग स्वदेशी आंदोलन को बहुत ही चरमोत्कर्ष से, बहुत ही फास्ट, मतलब तेज हो गया था। विदेशी माल का क्या हो गया था, बहिष्कार हो गया था, बाइकआउट शुरू हो गया था विदेशी माल का। विदेशी माल जैसे ब्रिटेन से बनकर आता था, कच्चा माल तो भारत से जाता था, वहां से बनकर जो भी माल आता था उस चीज को भारत क्या करना, एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। एक्सेप्ट करना क्या कर दे, बंद कर दे, बहिष्कार कर देते हैं। तो जो उनका विदेशी माल का और राष्ट्रीय प्रतिरोध, इनका भी, अंग्रेजों का भी बहिष्कार शुरू हो गया था। अब कांग्रेस जो बनी थी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उनको एक नए लोक नेताओं का उदय होता है। कांग्रेस में कांग्रेस में क्या होता है, कांग्रेस में नेताओं का उदय होता है। जनता के दबाव पर ये जो 1905 में, तो पहली बात है, ये जो स्वदेशी आंदोलन तेज हुआ था, तो इसमें करजन के शासनकाल में ही 1905 में ये बंगाल का विभाजन किया गया था। किसमें, बंगाल का विभाजन किया। एक चीज देखिए दोस्तों, नोटिस करिएगा कि जो मैं आपको जो भी डेट वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे 1905 का भी पढ़ा रहा हूँ, 1905 से 1906 में क्या होता है, 1907 में क्या होता है, 1911 में, तो इन सब चीज को क्या करिए, पॉइंट वाइज करके ही लिखते जाइएगा, तभी आपको एक एक जो डेट है वो आप समझ जाएंगे और एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। तभी आपको जो हिस्ट्री है बहुत ही आसान हो जाएगा समझने में। तो बंगाल का विभाजन हो जाता है, लेकिन ये जो नेता थे, कांग्रेस के नए नेता थे, जनता में इनका बहुत ही दबाव होता है। तो 1911 में क्या होता है कि ये जो बंगाल का विभाजन क्या होता है, रद्द होता है। विभाजन रद्द कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। डिवाइड रूल का पॉलिसी तो मैंने आपको बता दिया कि लोगों को बांटकर आपस में क्या करना, शासन करना, लोगों को बांटकर शासन करना। तो ये डिवाइड रूल इन लोगों का चलता था। अब हम लोग देखेंगे
कि 1906 में क्या होता है। देखिए 1905 की तो बात कर लिए, 1906 में होता है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ये ढाका में होती है। जो आज का बांग्लादेश है वो ढाका में होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए मुस्लिम नेताओं को ऐसा लगता था, मुस्लिम नेताओं को ऐसा लगता था कि जो कांग्रेस है उनकी पहचान अलग और सुरक्षा नहीं है। मतलब कांग्रेस केवल हिंदुओं का रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि केवल हिंदुओं को समझ रहा है, हिंदुओं को समझ रहा है। तो ऐसे मुस्लिम नेताओं को लगा था कि केवल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, केवल हिंदुओं का है। तो इसमें मुस्लिम नेताओं ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई, एक अलग से अपना पार्टी बनाती है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक पार्टी का गठन होता है जिसमें केवल मुस्लिम नेता होते हैं, ताकि वो मुस्लिम के हितों की बात करते हैं। किसके हितों की बात कर सकते हैं? वो मुस्लिम के हितों की वो मांग कर सकते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट निकलता क्या है कि जो पहले तो लीग में एक राजनीतिक केवल एक मंच थी। जो ये लीग बना था, ये जो लीग बना था केवल एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल एक मंच था, ठीक है, मंच था पॉलिटिकल। बाद में समय के साथ ये क्या हो गया, ये लीग धीरे धीरे पाकिस्तान की मांग करने लग गई। किसकी? पाकिस्तान की मांग करने लग गई। पहले तो ये भारत में केवल एक पॉलिटिकल टाइप का ये पार्टी था, धीरे धीरे पाकिस्तान की एक अलग देश की मांग करने लग जाती है मुस्लिम लीग। अब जो 1907 में क्या होता है कि कांग्रेस के दो धड़ों में बट जाता है। पहले तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, लेकिन 1907 अगर बात करें 1907 में तो सूरत अधिवेशन होता है। ये सूरत अधिवेशन में कांग्रेस बट जाती है, दो धड़ों में बट जाती है। मतलब कांग्रेस के अंदर जो भी नेता थे, इनकी जो राजनीतिक रणनीति था, ये आपस में ही इन लोगों के अंदर मतभेद था। तो ये जो कांग्रेस है इस सूरत अधिवेशन में 1907 के सूरत अधिवेशन में इनका दो धड़ों में बढ़ जाता है कांग्रेस, जिसमें से एक आता है उग्रवादी और एक मतलब नरमवादी। मतलब इसको बोले उग्रवादी। एक गर्म दल और एक नरम दल के नेता इसमें से निकलते हैं। इस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में बहुत ही तीखी बहस होती है, इन लोगों में डिबेट्स होती हैं। लेकिन इसका परिणाम निकलता क्या है कि अंततः इसका विभाजन करना ही पड़ता है। यानी कांग्रेस जो कि अस्थायी रूप से कमजोर हो गई, क्योंकि दो धड़ों में बंटने के बाद कांग्रेस क्या हो गई, कमजोर हो गई। कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाती है। और ये जो उग्र धारा बाद में क्या होता है, एक स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया जोश मिल जाता है। ये जो उग्रवादी के लोग थे, नेता थे, इनकी वजह से स्वतंत्रता के लिए, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अलग से लोगों के अंदर जोश भर देती है। और कांग्रेस अस्थायी रूप से क्या होती है, कमजोर हो जाती है। लेकिन 1911 में हम लोग देखें कि ये तो 1907 का अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन। लेकिन 1911 में क्या होता है कि बंगाल विभाजन इसमें रद्द होता है। जैसे कि मैंने पढ़ाया कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन इसमें रद्द कर दिया जाता है। लेकिन रद्द होने के बाद जो भारत की राजधानी थी, राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता, इसको ट्रांसफर करके दिल्ली कर दिया जाता है। भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ चली जाती है, दिल्ली को चली जाती है। तो बंगाल विभाजन क्या होता है, रद्द हो जाता है। ये दिल्ली क्यों जाती है, क्योंकि देखिए लगातार विरोध होता है। राष्ट्रीय भावनाओं के दबाव के कारण इसके कलकत्ता को कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये ब्रिटिश सरकार ने जनता की नाराजगी को मद्देनजर कदम ये बदलता है। ये जो जनता की नाराजगी थी, जनता की जो आक्रोश था, इस चीज को देखते हुए अंग्रेज क्या करते हैं, इन चीजों को वो अंग्रेज समझ चुके थे, जनता के आक्रोशों को, कि ये कभी ना कभी ये जो चिंगारी है एक बहुत ही बड़े आग के रूप में बदल सकती है। तो असल में वो बदलता भी है। लेकिन ये जो तब तक ये अंग्रेज जो थे वो कलकत्ता को दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं ताकि उन पर कोई दबाव न बना सके। तो परिणाम इसका क्या निकलता है, तो रिजल्ट की हम लोग बात करें तो जो राष्ट्रवादी उत्साह बना रहा, पहले तो जनता के जो आक्रोश था वो तो एज इट इज बना रहता है।
और दिल्ली को नई राजधानी बनाना ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक रणनीतिक कदम था। रणनीतिक कदम जैसे मैंने बताया कि जो भी आक्रोश था, विद्रोह था, आंदोलन था, इन सब आंदोलन को वो एक दबाना चाहते थे, उन तक कोई पहुंच ना सके, उस मतलब कलकत्ता को एक दिल्ली तक शिफ्ट कर दिया जाता है। अब आता है कि महात्मा गांधी का आगमन। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे महात्मा गांधी का आगमन, तो इसमें हम ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं बताएंगे, बस इसमें हम लोग देखेंगे कि 1915 भारत वापसी होती है, महात्मा गांधी की वापसी होती है, भारत वापसी होती है। फिर से 1917 में क्या होता है, चंपारण आंदोलन होता है। चंपारण आंदोलन, अगर ये सब नहीं देखें तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर से 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है, महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा आंदोलन। फिर से 1918 में ही मजदूर, अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन, मजदूर आंदोलन होता है। देखिए दक्षिण अफ्रीका में ये जितने भी आंदोलन किए थे, एक सत्याग्रह आंदोलन था, ये बहुत ही सफल हुआ था दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का। तो गांधी जी ने इस भारतीय समस्या को यहाँ पर भी देखते हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में जो समस्या थी, उस समस्या को क्या करते हैं, यहाँ भी देखते हैं कि वो समस्याएं यहाँ पर भी, भारत में भी, जैसे किसानों का हो गया, मजदूर का हो गया, इन पर अत्याचार हो रहा था। देखिए गांधी जी ने अस्थायी किसानों मजदूरों के साथ वो सत्याग्रह मतलब अहिंसा प्रतिरोधक वाला वो उपवास का हो गया, फास्ट का, बातचीत के जरिए न्याय दिलाना, इन सब चीज़ों को अपनाते थे। अहिंसा हो गया, सत्य बोलना, मतलब जो भी चीज़ है सत्य बोलना, इस चीज़ पर अडिग रहते थे। और उस चीज़ को केवल डिबेट से हो गया, बातचीत से, ऐसे वो न्याय दिलवाने में भरोसा रखते थे। देखिए इसका रिजल्ट निकलता, ये परिणाम ये होता है कि गांधी जी राष्ट्रीय नेता बन जाते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर गांधी जी क्या राष्ट्रीय नेता बन जाते हैं, नेता बनकर उभरते हैं। और उनका जो तरीका होता है वो जैसे कि सत्याग्रह, अहिंसा, इन सब चीज़ों का बहुत ही समर्थन मिलता है लोगों द्वारा, बहुत ही क्या सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट में हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में देखे थे कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट, नियम कानून था कि बिना किसी सुनवाई के सीधे मतलब बिना मुकदमे के डायरेक्ट जेल में भेजना। तो ये 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। ब्रिटिश सरकार ने इस असंतोष को दबाने के लिए बड़े कड़े कानून बनाते हैं, मतलब वो भारतीयों की जो आक्रोश है, विद्रोह आंदोलन है, उस चीज़ को दबाने के लिए वो 1919 में एक रॉलेट एक्ट बनाते हैं। और इस एक्ट में ये प्रस्तावना रखा गया था कि बिना किसी मुकदमे के आप सीधे कहाँ, जेल भेज दिए जाएंगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने बहुत सुना होगा। जैसे अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने गोली चलवाई, जनरल डायर ने क्या वहां पर गोली चलवाई, और सैकड़ों लोग उसमें मारे जाते हैं, घायल हो जाते हैं, सैकड़ों लोगों की इसमें गिनती होती है। देश भर में इससे, इन चीज़ों को लेकर जो जलियांवाला बाग घटना होती है, देश भर में गुस्सा फैल जाता है। देश भर में क्या होती है, गुस्सा। ब्रिटिश नीतियों के जो प्रति अविश्वास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लोग इन पर गुस्सा होने लगते हैं, अविश्वास, इनके प्रति अविश्वास बढ़ जाता है। कांग्रेस में जो रुझान था और लोकतांत्रिक बनाम आक्रामक, दोनों तरह का विरोध की तरफ ये बढ़ गया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो 1919 से और 1924 1924 से 1924 1990 टू 1924 तक के हम खिलाफत आंदोलन को देखते हैं। खिलाफत आंदोलन, ये होता क्या है खिलाफत आंदोलन? देखिए खिलाफत आंदोलन, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन यानी तुर्की साम्राज्य क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। तुर्की साम्राज्य क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। और खलीफा की जो स्थिति पर क्या होता है, उन पर हमला होता है। खलीफाओं पर, ये तुर्की की बात हो रही, खलीफाओं पर हमला होता है। और उस हमला को, ये जो हमला हुआ था, अब ये भारत में भी फैल जाता है। यह हमला अब ये भारतीय मुसलमानों में क्या गुस्सा पैदा कर देती है। जो भारत के मुसलमान होते हैं, मुसलमान, ये इनको गुस्सा, आक्रोश में बदल जाता है। जो खलीफाओं के प्रति हमला थी,
मौलवियों ने ये क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाते हैं। और इस आंदोलन को गांधी जी ने सपोर्ट भी करते हैं। और देखिए गांधी जी क्या करते हैं, ये आंदोलन हुआ था केवल मुस्लिमों के द्वारा। और मुस्लिम किस लिए नाराज थे, क्योंकि वो तुर्की में जो खलीफा थे उनकी जो एज इट इज स्थिति थी उन पर वो हमला हो रहा था, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य उस समय कमजोर हो गया था। लेकिन गांधी जी ने कितनी होशियारी से इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता से जोड़ देते हैं। किससे? हिंदू मुस्लिम एकता से जोड़ देते हैं। अब इसमें बताइए कि हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ से है? ये तो आंदोलन केवल मुसलमानों द्वारा है। तो लेकिन इसमें भी हिंदू मुस्लिम की एकता को जोड़ दिया जाता और गांधी जी इसका पूर्ण जोड़ से इसका समर्थन करते हैं। ठीक है। लेकिन इसका परिणाम निकलता क्या है इस आंदोलन की वजह से? तो आंदोलन की वजह से यह परिणाम निकलता है कि हिंदू मुस्लिम में एकजुटता का दौर आया। एकजुटता की बात करें तो हिंदू मुस्लिम जो असहयोग आंदोलन में ये देखने को मिलता है, ये जो गठजोड़ बाद में अस्थायी नहीं रहता है, ये भी एकजुटता जो थी ये भी टूट जाती है। जो हिंदू मुस्लिम थे, हिंदू प्लस मुस्लिम, इनमें एकजुटता आती है, लेकिन ये एकजुटता ज्यादा समय तक नहीं टिकती है, ये भी बाद में टूट जाती है। अब कब टूटती है अभी हम लोग देखेंगे। एकजुटता ये जो दिखाती है एकजुटता, ये एकजुटता असहयोग आंदोलन के लिए प्रेरित करती है। असहयोग आंदोलन का जन्म होता है, आंदोलन का एक जन्म होता है। और यही असहयोग आंदोलन जो था, जिसको नॉन कोऑपरेशन बोलते हैं, नॉन कोऑपरेशन, जो 1920 से 1922 तक चलता है, 1920 से 1922 तक चलता है नॉन कोऑपरेशन, जिसको असहयोग आंदोलन बोलते हैं, सहयोग आंदोलन। इसमें क्या था कि जलियांवाला बाग, पहले की क्या क्या घटनाएं होती, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था, खिलाफत आया था, अंग्रेजी शासन का पहले से ही विरोध चल रहा था भारतीयों द्वारा। तो ये जो था असहयोग आंदोलन, ये 2022 में गांधी जी ने अपील करते हैं, लोगों से क्या करते हैं, अपील करते हैं कि सरकारी नौकरी जो है उसको छोड़ दीजिए, सरकारी जॉब्स को छोड़ दीजिए, और जो विदेशी माल है, विदेशी माल, इसको बायकॉट करिए, पूर्ण रूप से पूर्ण समर्थन दीजिए, इसको बहिष्कार करिए। मतलब आत्मनिर्भर बनिए, स्कूल कॉलेज छोड़ो, मतलब ये जो अंग्रेजी स्कूल कॉलेज है, इसको भी छोड़ दो। खादी अपनाओ, जो कपड़े हैं, खादी के कपड़े पहनो। बड़े पैमानों पर ये जन आंदोलन होता है, ये बड़े पैमाने पर जन आंदोलन होता है। पहली बार किसान हो गए, श्रमिक लेबर हो गए, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, छात्र हो गए, सब इसमें बड़े पैमाने से इसमें जुड़ते हैं। क्या होते हैं? बड़े भारी भरकम से एक संख्या में लोग इस आंदोलन में जुड़ते हैं। क्योंकि देखिए, ये जुड़ने का कारण ये था कि 1922 में से पहले बहुत सारे कांड हो चुका था, जैसे जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, खिलाफत। तो इन सब चीज़ों से भारतीय लोगों के अंदर एक बहुत ही गुस्सा भरी हुई थी, और ये गुस्सा जो है, इस चीज़ का फायदा उठाते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में भीड़ ने थाने को जला देती है। चौरी चौरा, जो भीड़ वहां पर जमी हुई थी, भीड़ वहां के थाने को जला देती है, थाने को क्या कर देती है? जला देती है। जिसके बाद क्या करते हैं गांधी जी, इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ता है, क्योंकि ये अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो इस हिंसा के कारण ये आंदोलन वापस लेना पड़ता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 1922 में जो चौरी चौरा हुआ था और इसमें असहयोग की समाप्ति हुई थी। जैसे 1922 की चौरी चौरा कांड, किसी जगह प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया था। पुलिस और भीड़ के बीच में क्या हुई थी? झड़प हो गई थी। चौरी चौरा में झड़प हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने यूपी के चौरी चौरा पुलिस थाने पर, चौरी चौरा पुलिस थाने को आग में झोंक देते हैं, आग में, जिसमें कई पुलिसकर्मी क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। कई पुलिसकर्मी क्या हो जाते हैं? इसमें मारे जाते हैं। जिससे गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे कि 1923 में क्या होता है। 1923 की बात करें तो स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन होता है। असहयोग के बाद नेताओं ने सोचा अंदर से अब लड़ाई लड़ना जरूरी है। जो लेगिस्लेचर है इसको लड़ना जरूरी है, अंदर से जो लेगिस्लेचर है इसको लड़ना जरूरी है। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन हो गए, रंजन, चित्तरंजन जैसे इन नेताओं ने स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। किसका? स्वराज पार्टी का गठन करते हैं और विधानसभाओं में भाग लेकर अंग्रेजी शासन का क्या करते हैं, इसका सामना भी करते हैं। तो विधानसभा में इसका भाग लेते हैं, अंग्रेजी शासन का इसका सामना करते हैं। राजनीतिक और रणनीति में बहुत सारे विविधता आई, डाइवर्सिटी आई। सड़क और संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन थे दोनों रास्ते क्या इसको अपनाया जाता है। इस स्वराज पार्टी ने कई सारे सड़क हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन चीज़ों को वो अपनाती है। राजनीति हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इनकी रणनीति होगी, इन चीज़ों में बहुत सारी डाइवर्स होती है। हम लोग देखते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियां, जैसे कि आपने बहुत बार नाम सुना होगा काकोरी कांड और भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के कौन नहीं जानता भाई। तो काकोरी कांड को हम लोग देखेंगे कि 9 अगस्त 1925 को, डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को भगत सिंह हो गए, सुखदेव और राजगुरु के जो मुकदमा थे, इन सब घटनाक्रम को दर्शाता है। राजगुरु देखिए, ये युवा क्रांतिकारी थे। इन्होंने अंग्रेजी जो दमन था, न्यायिक जुल्म था, धीमी राजनीति प्रक्रिया, इनको असहज होने लगी थी, क्योंकि इनके अंदर खून गर्म था और ये जो चाहते थे कि हमको जो भारत की जो स्वतंत्रता है ये हमको जल्द से जल्द मिले। तो इन लोगों के अंदर जो खून गर्म था, ये उस गर्म को एक आंदोलन में बदलना चाहते थे। जैसे कि कुछ क्रांतिकारियों ने सशस्त्र गैर सामान्य कार्य किए, जैसे ट्रेन लूटे, जिसको काकोरी कांड बोलते हैं। काकोरी कांड, इस काकोरी कांड में ट्रेन लूटना का मतलब यह है कि अंग्रेज उस ट्रेन में, मालगाड़ी था, उस ट्रेन में काफी वस्तुएं थी, सामान थी, यूज करने वाली सामान थी, हथियार था, उस हथियार को इन लोगों ने लूट लेते हैं। जैसे मार्किशियन का प्रेरित होकर, मार्किशियन से प्रेरित होकर ये असेंबली में बम फेंकना हो गया, बम फेंकना। तो ये असेंबली में बम फेंके थे 1929 को। हिंसा इनका लक्ष्य था कि आम लोगों को केवल डराना नहीं, इनका जो लक्ष्य था, ये जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनका ये जो युवा क्रांतिकारी थे, इनका ये एम था कि जो अंग्रेजी शासन है इनको केवल चुनौती देना कि हम तुमसे कम नहीं, और ये जो जल्द से जल्द है भारत छोड़ो, इन चीजों का ये आम लोगों को ऐसे डराना नहीं चाहते थे। ये केवल अंग्रेजी शासन से मतलब उस चीज को छुटकारा पाना चाहते थे। तो अंग्रेज सरकार ने क्या करती, कठोर कार्रवाई करती है। जो अंग्रेज सरकार थी कठोर कार्रवाई करती है और इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा भी मिलती है। फांसी की सजा भी मिलती है। 1928 में हम लोग देखते हैं कि जो कमीशन था भारत आया। 1928 में कमीशन भारत आता है। कमीशन क्या होगा, भारत आता है। देखिए, ब्रिटिश संसद ने संविधान सुधारने हेतु कमीशन को भेजा, लेकिन उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था। जो ब्रिटिश संसद था, ब्रिटिश संसद, ये ब्रिटेन का था, ये संसद ने भारत की जो संविधान सुधारने के लिए वो क्या करता है, भारत में कमीशन को भेजता है। ये संविधान सुधारने के लिए भारत में कमीशन को भेजता है। संविधान में सुधार होती है, लेकिन ऐसे उसमें उस संविधान में सुधार में भारतीय सदस्य को नहीं रखा गया। इस कमीशन ने
भारतीय एक भी मेंबर को नहीं रखता है। तो इससे जो भारत के लोग थे उनको ये लगा, भारतीयों को ये लगा कि ये तो हम लोगों को ऐसे ठग रहे हों, जैसे ये हम लोग का बात ही रखना नहीं चाहते हैं। मतलब वो अपने आप को ठगा महसूस किए। जो भारतीय लोग थे, भारतीय नेता थे, वो अपने आप को ठगा महसूस किए। और ये परिणाम क्या हुआ कि एक आंदोलन में बदला, जैसे कि साइमन गो बैक। और पूरे देश में साइमन गो बैक का नारा लगने लगा। जैसे लाला लाजपत राय इसमें से आगे थे, और ये गो बैक के नारे में मतलब लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठी चलाई, जिसमें लाला लाजपत राय का क्या हो गया, मृत्यु हो जाती है। इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी का मृत्यु हो जाती है। देखिए, अब कांग्रेस इसका नेतृत्व में क्रोध और मतलब गुस्सा और राष्ट्रीय संघर्ष इनका तेज हो जाता है। जो कांग्रेस का गुस्सा था, ये लाठीचार्ज के बाद गुस्सा और राष्ट्रीय संघर्ष और भी तेज हो जाता है। मतलब अब राष्ट्रीय नेताओं द्वारा क्या, अब स्वराज्य की मांग करने लगते हैं। स्वराज्य की मांग करने के बाद देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन आता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन आता है, जिसको पूर्ण स्वराज भी बोला जाता है। लाहौर अधिवेशन को पूर्ण स्वराज बोला जाता है। और ये क्यों बोला जाता है, इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक तो बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।